हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि जीडीपी डिटर्मिनेशन एंड प्राइस लेवल का साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन कैसे होगा। उसके लिए हमें आवश्यकता है एग्रीगेट डिमांड की एंड एग्रीगेट सप्लाई की। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड कैसे डिराइव करते हैं, उसमें मूवमेंट कैसे होती हैं, उसमें शिफ्ट्स कैसे होते हैं, उन शिफ्ट्स को हम शॉक्स बोलते हैं। तो एग्रीगेटेड डिमांड के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। एंड में हमने एग्रीगेट डिमांड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी किया था। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की और जनरल प्राइस लेवल की। एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल का इनवर्स रिलेशनशिप था। इस प्रकार से हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड का हमने डिराइव किया था। लेकिन ये जो एग्रीगेट सप्लाई है और जनरल प्राइस लेवल है उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जनरल प्राइस लेवल और एग्रीगेट सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन हमारी डिफरेंट रहती है। हम पहले बात करेंगे नेचर ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, उसकी नेचर कैसे होती है, किस प्रकार से होगा। एक तो मैंने बताया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से जो चेंजेस हैं उसकी बात करेंगे कि क्यों ऐसे पॉजिटिव रिलेशन होता है। पहले तो आप इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए कि यहाँ पर सॉरी सॉरी ये जीडीपी है और ये प्राइस लेवल है और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। ये इंक्रीज होता जा रहा है प्राइस के साथ। जब हम शुरुआत की बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली फ्लैट है और यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है एक लेवल पर जाने के बाद। ये लेवल कब आता है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उसके बाद हम आउटपुट को और नहीं बढ़ा सकते, प्राइस लेवल में ही इंक्रीज होता रहेगा। और शुरुआत में जब हमारी पास जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है और प्राइसेस में जो इनपुट प्राइस है वो तो हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो यूनिट कॉस्ट भी नहीं बढ़ती है उत्पादन की, तो प्राइस में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये वाला पोर्शन हमारा फ्लैट होता है। फिर उसके बाद प्राइस के साथ साथ प्राइस लेवल भी बढ़ता जाता है और हमारा सप्लाई भी बढ़ती जाती है, आउटपुट भी बढ़ता जाता है। एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब इसको हम ये पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे होता है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इसका लॉजिक समझिए। ये जो लॉजिक है वो इनडायरेक्ट है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, जब व्हेन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, जब प्राइस लेवल बढ़ता है इकोनॉमी में, तो रियल इनपुट प्राइस टेंड टू फॉल। जब अगर हमारी जो मॉनेटरी वैल्यू है, इनपुट के प्राइसेस हैं जैसे वेजेस हैं, जो वेजेस हैं वो मनी टर्म्स में चेंज नहीं होती, लेकिन उनकी जो रियल परचेजिंग पावर है उस मनी की, वेज की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे? जब हमारी इकोनॉमी में प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम उस फिक्स्ड वेज रेट के साथ कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। और अगर रियल प्राइस कम हो गया है इनपुट का, रियल प्राइस कम हो गया है, अगर इनपुट्स जो उत्पादन के साधन है वो सस्ते हो गए हैं, तो प्रोड्यूसर्स की टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा इनपुट्स की डिमांड करेंगे। जब इनपुट्स ज्यादा होंगे तो आउटपुट भी ज्यादा होगा और इस प्रकार हमारा जो जीडीपी है, आउटपुट है, वो बढ़ेगा। कब? जब हमारा प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करी। जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से इनपुट के जो प्राइस है, रियल इनपुट प्राइस है, वो कम हो जाते हैं क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर, वेज का मैंने एग्जांपल बताया, वेज अगर हमारी सेम रहती है लेकिन प्राइस लेवल अगर वस्तुओं के बढ़ गए, आउटपुट के प्राइस बढ़ गए, तो हम
उस कांस्टेंट वेज रेट के साथ कम खरीद पाएंगे। इट मींस कि हमारा रियल इनपुट प्राइस कम हो गया है। जब इनपुट का प्राइस कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा इनपुट्स की डिमांड करते हैं, ज्यादा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की डिमांड करते हैं। अगर उनको ज्यादा यूज करेंगे तो आउटपुट ज्यादा होगा, और जब आउटपुट ज्यादा होता है तो हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होता है। ये देखिए, ये हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे कैसे हो रहा है? जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, हमने ये इसी की बात की। और इसका उल्टा, अगर प्राइस लेवल में राइज की हम बात कर चुके हैं, दूसरा केस हमने करना है, प्राइस लेवल में फॉल हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अगर प्राइस लेवल में फॉल हो रहा है, बच्चे ध्यान से समझेंगे इस बात को, तो जो रियल इनपुट प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो ही वेज रेट है हमारा और प्राइस लेवल कम हो गया है, तो हम उस वेज के साथ ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल इनपुट प्राइस क्या हो गया है? अधिक हो गया है। और अगर इनपुट का प्राइस अधिक हो गया है तो प्रोड्यूसर कम इनपुट की डिमांड करेंगे और कम आउटपुट होगा। तो हम सेम और कहें पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि जब प्राइस लेवल फॉल हो रहा है तो आउटपुट भी हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है। प्राइस जब फॉल हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है और आउटपुट भी हमारा कम हो रहा है। और जब प्राइस राइज हो रहा है तो आउटपुट अधिक हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके स्टार्टिंग के लेवल पे ये कंपैरेटिवली फ्लैट होता है और यहाँ पर ये वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकली स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है। उसके आगे हम और आउटपुट बढ़ा नहीं सकते। जब सभी उत्पादन के साधन जो है एम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसके बाद उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। केवल अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ही बढ़ेंगे, प्राइस ही बढ़ेंगे। तो हमारा एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने कैसा निकाला था? डाउनवर्ड स्लोपिंग निकाला था। तो याद करिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिफरेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब वाई, ये तो हमने ऊपर तो जो बताया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो वो क्यों होता है? प्राइस के साथ एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका फर्स्ट रीजन है राइज इन यूनिट कॉस्ट। जैसे जैसे हम और उत्पादन करते जाते हैं, तो जब हम इनपुट्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं तो लेस एफिशिएंट मशीनरी भी यूज कर रहे हैं, लेस एफिशिएंट वर्कर्स का यूज कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसकी वजह से लागतें पहले से अधिक आती हैं, क्योंकि हम सेम क्वालिटी के आगे इनपुट और नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर उनकी इंफीरियर क्वालिटी है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो उत्पादन की लागतें बढ़ जाएंगी, प्रति इकाई उत्पादन की लागतें बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से ही क्या होता है, जब जैसे जैसे हम और इनपुट्स की डिमांड करते हैं और आउटपुट करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा है? पॉजिटिवली स्लोपिंग है, कि जैसे जैसे हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं कॉस्ट बढ़ रही है। फिर है चेंजेस इन द प्राइसेस। अगर प्राइस में चेंज होता है, ये देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस है, ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल एमआर और एआर होता है। अगर स्टार्टिंग में ये एआर और एमआर है, ठीक है, प्राइस लेवल इतना है, तो क्या होगा? प्राइस इतना है तो एमसीएमआर को जहां पर काटती है वहां क्वांटिटी डिसाइड होती है, इतना आउटपुट होगा। और अगर अधिक आउटपुट करना है, अधिक आउटपुट कब होगा? जब प्राइस अधिक होगा। यहाँ पर एमसीएमआर को यहाँ पर कट कर रही है, तो इससे क्या डिसाइड हो रहा है? ज्यादा आउटपुट का लेवल डिसाइड हो रहा है। ज्यादा आउटपुट हो रही है कब हो रही है? जब प्राइस अधिक हो रहे हैं।
देखिए बच्चे, हम यही बात बता रहे हैं कि प्राइस लेवल जब अधिक हो रहा है तो ज्यादा आउटपुट हो रही है, ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई का और प्राइस लेवल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो वो कैसे हमने बताया, एक तो यूनिट कॉस्ट की हेल्प से बताया कि प्रति इकाई लागत बढ़ती जाती है। इसी वजह से जो अधिक उत्पादन जब हम कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब अगर लागतें बढ़ गई हैं तो प्राइस भी बढ़ाए साथ में। और अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारा हायर लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड होता है। तो ज्यादा आउटपुट या ज्यादा सप्लाई का रिलेशनशिप किससे है, हायर प्राइस से है, हायर प्राइस से है। तीसरा रीजन यहाँ पर क्या है, चेंज इन रियल इनपुट प्राइस, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो रियल वेज रेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यही लिखा हुआ है, फॉल इन रियल वेज रेट ड्यू टू राइज इन प्राइस। अगर प्राइस में राइज हो रहा है तो वेज रेट कैसा हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, रियल वेज रेट फॉल हो जाएगा। और लेबर की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, लेबर अगर ज्यादा डिमांड करी जा रही है तो ज्यादा आउटपुट होगा, तो सप्लाई का रिलेशनशिप प्राइस से कैसा हो गया, पॉजिटिव। और इसी प्रकार इसका रिवर्स केस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तीन रीजंस थे कि क्यों शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब दो एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करेंगे। एक केन्स ने कहा था कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो कैसी शेप होगी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की, अगर एक्सट्रीम केस की बात करें, अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, उसको बढ़ाया जा सकता है, तो इस प्रकार से हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, सेकंड केस हमारा क्या है, वर्टिकल एसआरएएस कब होगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो जाता है इकोनॉमी में, उसके बाद हम और आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, उसके बाद सप्लाई जो है वो स्थिर हो जाएगी, उसके बाद हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, प्राइस चाहे कितने भी बढ़ जाए। तो ये हमारा आउटपुट का लेवल स्थिर हो गया है। ये कब हो गया, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद हम ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते तो आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा एसआरएएस ऐसे हो जाएगा वर्टिकली। तो ये केन्स के अकॉर्डिंग जब उन्होंने कहा कि एग्रीगेट सप्लाई को चेंज किया जा सकता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो वो केस है। और ये कब है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो आउटपुट का लेवल जो है कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब, शिफ्ट कब होंगे। अभी तो हमने प्राइस के साथ एग्रीगेट सप्लाई की बात की है। अगर हम प्राइस को चेंज ना करके इनपुट प्राइस और फैक्टर प्रोडक्टिविटी की हेल्प की से बात करें तो हमारे एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है उसमें शिफ्ट की हम बात करेंगे, शिफ्ट को ही हम शॉक्स कह रहे हैं। ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल एग्रीगेट सप्लाई कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ये हम बात कर चुके हैं। दीज चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड एज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। जब हम प्राइस लेवल के साथ बात करते हैं तो वो मूवमेंट होता है, और जब हम अदर फैक्टर्स को, वेरिएबल और प्राइस को कांस्टेंट लेते हैं तो हमारा क्या होगा, शिफ्ट्स होंगे। अब उन शिफ्ट्स को हम इन दो पॉइंट्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनपुट प्राइस और फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये देखिए, ये कब होंगे, जब हमारा प्राइस लेवल तो कांस्टेंट है, ये हमारा इनिशियल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है सेम प्राइस लेवल के साथ तो ये कैसा है, राइट की तरफ शिफ्ट है। और अगर सेम प्राइस लेवल पे हमारी सप्लाई कम हो रही है तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है एग्रीगेट सप्लाई में। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ये जो वजह है वो हम इनपुट प्राइस की हेल्प से और फैक्टर प्रोडक्टिविटी की हेल्प से बता सकते हैं। देखिए, इनपुट प्राइस वैसे तो हमने कहा है कि शॉर्ट रन में इनपुट प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, पर अगर हम उनको रिलैक्स कर देते हैं, इनपुट के प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो इफ इनपुट प्राइस राइजेस
अगर इनपुट के प्राइस राइज हो रहे हैं, आउटपुट के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ये हम यहाँ पर जो कांस्टेंट प्राइस दिखा रहे हैं ये आउटपुट का प्राइस है, आउटपुट के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इनपुट के प्राइस में अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। जैसे लेबर की हम बात कर रहे हैं, वेज रेट अगर अधिक हो गया तो प्रोड्यूसर को जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो ज्यादा होगी, और जब अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो आउटपुट का सेम प्राइस रहते हुए भी फर्म्स क्या कंपेल होंगी, वो कम डिमांड करेंगी लेबर की, और उसकी वजह से कम प्रोडक्शन होगा, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेट मी रीड this for you. Higher cost of production would compel the firms to reduce their output. जब कॉस्ट अधिक हो जाएगी तो उससे क्या होगा, वो अपनी आउटपुट को रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करेंगे तो SRAS क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कब, अगर हम इनपुट के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो आउटपुट कम करेगा, और सेम आउटपुट प्राइस पर अगर आउटपुट कम हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो शिफ्ट होगा एग्रीगेट सप्लाई में लेफ्ट की तरफ। देखिए ये अगर हम SRAS1 की बात कर रहे हैं, ये कब हो रहा है, जब हमारे इनपुट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, आउटपुट का सेम रह रहा है। इनपुट के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर कम आउटपुट करेंगे, कम आउटपुट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, कांस्टेंट प्राइस और कम आउटपुट वो कब पॉसिबल है, जब हमारा SRAS लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। और राइट की तरफ शिफ्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, अगर जो फैक्टर है हमारे उत्पादन के साधन है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यूनिट कॉस्ट कम हो जाएंगी। जब लागत कम आ रही है तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, ज्यादा आउटपुट करना चाहेगा, और ज्यादा आउटपुट करेगा कांस्टेंट प्राइस पर। कांस्टेंट प्राइस पर अगर ज्यादा आउटपुट करेगा तो ये कब पॉसिबल है, ये वाला पॉइंट, जब SRAS में राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, जब SRAS में राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो एक तो हमने एग्जांपल बताया, अगर इनपुट के प्राइस राइज हो जाते हैं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इनपुट के प्राइस फॉल हो जाते हैं तो SRAS राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा SRAS, और अगर प्रोडक्टिविटी घट गई फैक्टर्स की तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने शॉक्स की बात बता दी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व में शॉक्स कैसे आ सकते हैं। फिर है इंटरेक्शन ऑफ AD एंड AS, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से हम प्राइस डिसाइड करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर रियल GDP है, वाई एक्सिस पर प्राइस लेवल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्रीगेटेड डिमांड होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है। जहां पर दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वहां पर जनरल प्राइस लेवल डिसाइड होता है। ये डिमांड है हमारी, ये सप्लाई है, ये प्राइस लेवल डिसाइड हो गया है। कैसा प्राइस लेवल है, ये जनरल प्राइस लेवल डिसाइड हो गया है। इससे ऊपर का पोर्शन हम बता सकते हैं C और D जो सेगमेंट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर प्राइस लेवल अधिक है और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या टेंडेंसी होगी, प्राइस कम होगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस कम होंगे। और अगर इस AB सेगमेंट की बात करें तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस लेवल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अल्टीमेटली हम इस बिंदु पर आ जाएंगे, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ GDP एंड जनरल प्राइस लेवल, अब हमने एक साथ डिटरमाइन कर दिया है दोनों को, किसकी हेल्प से, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से। अब ब्रीफ में हम क्या कह सकते हैं, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट। जो हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू Y की बात की थी और उससे हम क्या निकाल रहे थे, एग्रीगेट डिमांड कर्व।
तो एग्रीगेट डिमांड कर्व पे क्या होगा, जितना हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उतना ही आउटपुट हो रहा है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और जब SRAS होता है तो प्रोड्यूसर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रिवेलिंग लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट एट द गिवन प्राइस लेवल। तो गिवन प्राइस लेवल पर जितना हमारा प्रोड्यूसर्स मस्ट प्रोड्यूस लेवल ऑफ आउटपुट, जितना रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं गिवन प्राइस लेवल पर। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है हमारी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जहां पर मीट कर रहे हैं। फिर हम अलग अलग चेंजेस की बात करेंगे कि एग्रीगेटेड डिमांड शॉक है तो जीडीपी और प्राइस लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल है बिल्कुल, आप फिगर देख के ही समझ जाएंगे। ये हमारा सेम रहेगा, प्राइस लेवल है और ये जीडीपी है। यहाँ हमारा एग्रीगेटेड डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। अगर एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एग्रीगेटेड डिमांड में शिफ्ट्स हैं। अगर ये हमारा पॉजिटिव शॉक है एग्रीगेटेड डिमांड में तो क्या होगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा और प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। देखिए, अगर एग्रीगेट डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट है, पॉजिटिव शॉक है, तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा और आउटपुट भी बढ़ेगा, या इसको कहें रियल जीडीपी भी बढ़ेगा। अगर एग्रीगेट डिमांड में नेगेटिव शॉक है तो उसकी वजह से प्राइस लेवल भी कम होगा और जीडीपी भी कम होगा। सिर्फ हमने ये इम्पैक्ट बताना है कि अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट है तो क्या चेंजेस आएंगे जीडीपी में और प्राइस लेवल में। उसके बाद है हमारा, अगर ये कंडीशन ले लेते हैं कि हमारा इस प्रकार का सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई इस प्रकार से है, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा। हॉरिजॉन्टल है तो इट मींस प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमारे सेम प्राइस पर क्या हो रहा है, सप्लाई और इंक्रीज होती जा रही है। तब अगर एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव और नेगेटिव शॉक्स आते हैं तो क्या होगा, प्राइस में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। अगर पॉजिटिव शॉक है तो क्या हो जाएगा, जीडीपी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव शॉक है, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है एग्रीगेट डिमांड, तो आउटपुट या जीडीपी लेवल कम हो जाएगा। तो सिंपल हमने ये चेंजेस करके बताने हैं कि अगर इस प्रकार का हमारा एग्रीगेट सप्लाई है और फिर एग्रीगेट शॉक्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है जीडीपी पर और प्राइस लेवल पर। फिर नेक्स्ट हमने देखना, अगर वर्टिकल SRAS है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई अगर वर्टिकल है, कब होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर होता है। तब अगर एग्रीगेट डिमांड में शॉक्स आ रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर वर्टिकल है तो हम आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते, यहाँ पर आउटपुट सेम रहेगा। और जब पॉजिटिव एग्रीगेटेड डिमांड शॉक है तो प्राइस बढ़ता है, और जब नेगेटिव एग्रीगेटेड डिमांड शॉक है, जब AD2 हो जाता है तो प्राइस लेवल कम हो जाता है। फिर हम एक केस की बात करेंगे जब हमारा नॉर्मल, जो हमने स्टार्टिंग में शेप की बात करी थी, इस इनिशियली फ्लैट होता है, फिर पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है और फिर वर्टिकल हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्राइस में कोई खासा परिवर्तन नहीं आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस भी बढ़ता जाता है, आउटपुट भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर सिर्फ आउटपुट बढ़ रहा है, प्राइस में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जो ये लास्ट वाली जो सिचुएशन हमने देखी थी, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। OY3 ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसके बाद आउटपुट नहीं बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है तो केवल प्राइस राइज होता रहेगा। तो ये हमारे नॉर्मल सिचुएशन के बारे में है। यहाँ पर फ्लैट है एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर स्टीप है और यहाँ पर पॉजिटिवली स्लोपिंग है बीच के एरिया में। तो एग्रीगेटेड डिमांड जब बढ़ती है तो उसमें अगर पॉजिटिव शॉक है तो जीडीपी भी बढ़ रहा है और प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है बीच के सेगमेंट में। अदरवाइज यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है और यहाँ पर सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, और बीच के सेगमेंट में दोनों बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि अगर
सप्लाई शॉक्स है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक तो हमने डिमांड शॉक्स के बारे में पढ़ा ना, एग्रीगेट सप्लाई अगर सेम है और डिमांड शॉक्स आ रहे हैं तो जीडीपी और प्राइस लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर हम अगर बात करें सप्लाई शॉक्स है, ये देखिए, ये फॉरवर्ड या पॉजिटिव शॉक है, इसमें शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ। तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ये है हमारा। अगर पॉजिटिव शॉक है एग्रीगेट सप्लाई में तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई इनिशियल ये वाला है, फिर हमारा इधर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस लेवल कम हो रहा है। ये किसका प्रभाव है, पॉजिटिव एग्रीगेट सप्लाई शॉक का। और अगर नेगेटिव अगर सप्लाई शॉक है तो देखिए जो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन भी होती है लेकिन आउटपुट भी कम हो रहा होता है पहले से। ये देखिए यहाँ पर प्राइस राइज भी हो रहा है लेकिन आउटपुट कम हो रहा है। अभी हमने नॉर्मली सिचुएशन क्या बात की थी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आउटपुट भी हमारा बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, प्राइस लेवल बढ़ रहा है और आउटपुट हमारी कम हो रही है, जीडीपी का लेवल कम हो रहा है। तो ये सिचुएशन कहलाती है स्टैगफ्लेशन। जब हमारा नेगेटिव एग्रीगेट सप्लाई शॉक है तो क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा लेकिन जीडीपी लेवल डिक्रीज होगा। ये सिचुएशन कहलाती है स्टैगफ्लेशन। अब लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि जब हमने गुणक का कॉन्सेप्ट किया था और प्राइस को कांस्टेंट माना था तो हमारा गुणक का प्रभाव ज्यादा था। अगर हम प्राइस लेवल में चेंज की बात कर लेंगे तो गुणक का प्रभाव जो है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू अगर हम प्राइस को कांस्टेंट ले रहे हैं उसके कंपैरिजन। यहाँ पर देखिए, ये हम पहले वाले डायग्राम पर आ गए हैं लेकिन साथ में हमारे साथ यहाँ पर क्या है, SRAS भी है, इक्विलिब्रियम जीडीपी हम डिटरमाइन कर रहे हैं। ये देखिए, अगर हम स्टार्टिंग में ये AE एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, इक्विलिब्रियम बिंदु E है, तो OY आउटपुट लेवल है। OY आउटपुट लेवल ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से भी हमारा यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्राइस लेवल है और इतना आउटपुट हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई यहाँ पर बराबर है। फिर क्या होता है, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, AE से चेंज होकर AE1 हो जाता है, AE1 हो जाता है, तो क्या होगा, हमने इसको क्या बताया था, एग्रीगेट डिमांड मल्टीप्लायर। अगर प्राइस सेम है तो हम E से E1 पॉइंट पर आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आउटपुट लेवल OY2 हो गया है यहाँ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ने से। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे बेटा, AE से हम AE1 पर जा रहे हैं, AE1 पर जा रहे हैं तो आउटपुट लेवल OY2 है, OY2। और अभी हम प्राइस में चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, सेम प्राइस है, तो हमारा जो मल्टीप्लायर कितना हो गया, E1 जो है चेंज आएगा, Y2 इनकम का चेंज आएगा, किसकी वजह से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से। लेकिन अगर इसके साथ ही प्राइस राइज हो जाता है, जब प्राइस राइज होता है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है। प्राइस राइज हो गया है अगर तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जितना हम एक्चुअल में मान रहे थे उतना नहीं रहेगा। प्राइस अगर इंक्रीज हो गया है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर AE2 हो जाएगा। देखिए पहले हमने ये इतने पोर्शन की बात की थी, और फिर अगर प्राइस राइज हो गया है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर AE2 हो रहा है। और अगर उसको कंसीडर करते हैं, प्राइस अगर राइज हो गया है तो हमारा आउटपुट लेवल जो है OY1 डिसाइड होगा, OY1 डिसाइड होगा जब हम एग्रीगेट डिमांड में चेंज, हमारा पॉजिटिव शॉक है लेकिन हम प्राइस को भी इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए E से E1 पॉइंट पर आए तो प्राइस लेवल सेम था और केवल पॉजिटिव डिमांड शॉक की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम प्राइस में चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम E2 पॉइंट पर होते हैं, E2 पॉइंट पर OY2 इनकम ना होके, जीडीपी ना होके OY1 होगा। यहाँ पर क्या बताया गया है, इन शॉर्ट अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं
तो जब हम प्राइस चेंज को ले लेते हैं तो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कम होता है। ये देखिए, the multiplier effect with a change in price level is less than the multiplier effect with a constant price level। अगर constant price level लेते हम तो तो हमारा ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो जाता AE2 और हमारा आउटपुट या जीडीपी इतना बढ़ जाता। लेकिन जब हमने प्राइस लेवल में इंक्रीज को कंसीडर किया है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, और कम होने की वजह से इक्विलिब्रियम जीडीपी कम है, तो गुणक का प्रभाव भी कम है। इतना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज होने से आउटपुट इतना इंक्रीज हुआ है। इतना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज होने से हमारा जो है आउटपुट कितना हुआ है, y/1। ये हमारा इतना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तब हुआ था जब हम प्राइस को कांस्टेंट ले रहे थे, और एक्चुअल में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा जो एक्चुअल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो AE2 होगा। तो हमारा गुणक का प्रभाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, y/1 हो जाएगा। तो ये था हमारा शॉर्ट रन में जब हम साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं जीडीपी का और प्राइस लेवल का, किसकी हेल्प से, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी और जनरल प्राइस लेवल को एक साथ डिटरमाइन कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जीडीपी और प्राइस लेवल का। तो हम दोनों को एक साथ डिटरमाइन कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।